क्रूड ऑयल के दाम दुनिया भर में लगातार गिर रहे थे, भारत में भी लगने लगा था दबाव के बाद अब तेल सस्ता हो जाएगा। मगर ये होता उससे पहले अमेरिका ने एक बार फिर से हमला बोला ईरान पे। लगातार 3 दिन से ये हमले जारी हैं और इस बीच खबर ये भी कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में टैंकर्स पर हमला किया गया और उस हमले में ईरान की तरफ से जो हमला हुआ उसमें एक भारतीय की मौत भी हुई, जिसके बाद भारत ने जो ईरानी दूतावास है उनके डिप्लोमेट्स को तलब किया। क्या कुछ हुआ, क्या कुछ युद्ध में चल रहा है और क्या युद्ध वाकई से जैसे पहले चल रहा था वापस उस दिशा में जा रहा है जिसका कोई अंत नजर नहीं आता, आपको इस वीडियो में यही सब बताएंगे। नमस्ते, मेरा नाम सौरभ त्रिपाठी है, आप न्यूज़ पिंच देख रहे हैं। मेरे साथी वीर सुल्तान है अपनी डायरी के साथ। डायरी भी लगातार भरती जा रही है और ये नई खरीद ली जा रही है। जैसे नया बार बार युद्ध हो रहा है वैसे नई नई डायरी खरीद ली। युद्ध कहाँ नया, युद्ध तो वही पुराना वाला खिसता चला जा रहा है। क्या खिसता ही जाएगा? कभी कोई अंत इसका नजर आ रहा है? फिलहाल तो कोई अंत जो है इस युद्ध का हमको नजर नहीं आ रहा है। हालांकि जो स्ट्राइक्स दोनों तरफ से हो रही हैं वो उस कैपेबिलिटी में नहीं हो रही हैं जिस कैपेबिलिटी में हुई थी पिछले बार जब जो ये 40 दिन का युद्ध हुआ था उस दौरान। लेकिन फिलहाल जो है दोनों तरफ से एक दूसरे के ऊपर हमले लगातार जारी चल क्या रहा। मतलब जो आम आदमी है, मेरे साथ, आप तो एक्सपर्ट है भाई, और हमारे साथ जो सामने बैठे हैं वो तो ये सोच रहे हैं ना कि मतलब क्या नाटक है कि सब बातचीत चल रही थी, पीस डील चल रहे थे, एमओयू साइन हो गया था, लग रहा सब शांति हो गई, क्रूड ऑयल के प्राइस लगातार नीचे जा रहे थे, सब ठीक दिशा में जा रहा था। अचानक से क्या ऐसी बात हो गई जो फिर से युद्ध शुरू हो गया? और युद्ध वाकई सीरियस वाला है जैसे आप बता रहे हो कि नहीं हल्का फुल्का चल रहा है? क्या है? नहीं, ये अभी ये एस्केलेशन जो है, एस्केलेशन का शुरुआती लैडर है। अभी वहाँ फाइनल स्टेज तक बात पहुंची नहीं, आगे एस्केलेशन लैडर बढ़ने की उम्मीद है। लेकिन जो है दोनों ही तरफ से एक दूसरे को रिस्ट्रेन कर रखा है, दोनों ही पार्टीज ने। ईरान ने भी, अमेरिका ने कुछ हद तक खुद के ऊपर काबू बना रखा है। फुल फ्लैश वॉर जैसी सिचुएशन नहीं है, स्ट्राइक्स हो रही हैं दोनों तरफ से। और स्ट्राइक की मेन वजह ये है कि इस पूरे के पूरे युद्ध की अभी जो फिलहाल तनातनी की वजह है वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में फ्री नेविगेशन होगा या नहीं, या ईरान जो है उसको कंट्रोल करेगा, इसके ऊपर जो है सारी बातचीत हो रही है। कल डोनाल्ड ट्रम्प में देख रहा था क्या 20% टैरिफ लगाएंगे, वो उस किस्म की बात है कि हम लोग जो है अब इस पे कब्जा कर लेंगे और हम 20% टैरिफ लगाएंगे। इस किस्म की बात है, उसका कोई मतलब नहीं है, अर्थ नहीं निकलता है। बुनियादी बात यह है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज अकेला ट्रम्प कार्ड जो है वो है ईरान के पास में। और ईरान जो है अपने इस तुरुप के पत्ते को ओवर प्ले कर रहा है, बार बार जो है इसको निकाल रहा है, इसको दिखा रहा है, इससे डरा रहा है। और इसकी वजह से जो ईरान को ये समझ में आ रहा है कि जब तक ये एमओयू डील में फाइनलाइज नहीं हो जाता तब तक हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को नहीं छोड़ें। क्योंकि एक ट्रस्ट डेफिसिट है दोनों तरफ, अमेरिका की तरफ भी है, ईरान की तरफ भी है। ईरान की तरफ से खास तौर पे है अमेरिका को लेके कि ये लोग अपनी जो है बात उसके ऊपर कायम नहीं रहेंगे। और कल को हमने जो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज एक बार अगर खोल दिया तो ऐसी स्थिति में अमेरिका जो है हो सकता है डील से पीछे हट जाए, तो माया मिली न राम जैसी स्थिति हमारे साथ हो जाएगी। तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज, हालांकि जो बातचीत हुई थी उसमें यह था कि अगर आप दोनों मोटा मोटी 2 मुद्दे अगर समझेंगे तो पहली बात थी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज खुलना और दूसरी बात थी न्यूक्लियर जो मटेरियल है, जो एनरिच्ड यूरेनियम है, उसको जमा कराना इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के पास में। ये 2 हासिल थे अमेरिका के पास में। और ईरान के पास में क्या हासिल था? पहली चीज़ ये थी कि उसके ऊपर से सैंक्शंस हटेंगे। दूसरी चीज़ ये थी कि उसका जो जितने एसेट फ्रोज कर रखे हैं वो फ्रोजन एसेट जो है उनको डिफ्रोज किया जाएगा, उनको ईरान वापस लिक्विडिटी उसकी इस्तेमाल कर पाएगा। और तीसरी बड़ी उपलब्धि ईरान की ये थी कि ईरान ने इस पैक्ट में, इस समझौते में लेबनान को शामिल करवा लिया था। अपना जो प्रॉक्सी नेटवर्क है उसको शामिल करवा लिया था कि सीज फायर जो है वो लेबनान के मोर्चे पे भी लागू होगा। तो ये 3 बड़ी उपलब्धियां जो है ईरान की इस पूरे के पूरे एग्रीमेंट में थी। लेकिन अब हुआ ये है कि अब लेबनान के मोर्चे पे इजराइल पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज जो है वो ईरान खाली करने के लिए तैयार नहीं है। तो ऐसे में ये डील जो है वो बहुत फ्रजाइल थी और उसको टूटने की बहुत आशंका थी जिस समय ये मतलब एमओयू साइन हो रहा था उसी समय ही। तो और ये होता हुआ हमको अभी दिखाई दे रहा है। अमेरिका ये चाहता है कि किसी भी हालत में ईरान जो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को फ्री नेविगेशन शुरू करवा दे। ईरान को ये लगता है कि अगर हमने ये अपना तुरुप का पत्ता फेंक दिया तो हमारे पास फिर कुछ बचेगा ही नहीं, फिर हम लोग जो है इनकी दया के ऊपर, इनकी मर्सी के ऊपर हो जाएंगे कि हम जो जैसी डील देंगे आपको वैसी करनी पड़ेगी। जो आप भरोसे कमी बता रहे हैं उस हिसाब से तो लगता है कभी फिर इसका दी एंड होना ही नहीं है, भरोसा हमेशा कभी नहीं हो पाएगा। अब क्या है कि बेसिक बात यह है कि ये सारा का सारा जो झगड़ा चल रहा है वो नेगोशिएशन की टेबल पे किसके पास में कितने नेगोशिएटिंग चिप्स होंगी उसके ऊपर सारा झगड़ा है। कि अगर वापस अगली बार हम लोग बात करने बैठें
तो जो धमकियां हैं, जो ब्लफ खेले जा रहे हैं दोनों तरफ से, वो ब्लफ कॉल आउट किए जा सकें। अमेरिका ये कहे कि हम आपको पूरी तरीके से बर्बाद कर दें तो ईरान उसको कॉल आउट कर सके। ईरान ये कहे कि हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को जो है वहाँ पे एक भी जहाज नहीं निकलने देंगे तो उसको कॉल आउट किया जा सके। तो इस वजह से जो है कुल मिला के मामला ये है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के डोमिनेंस का मामला है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में डोमिनेंस किसका रहेगा। तो और अगर आप कल जो 3 दिन से जो स्ट्राइक्स हो रही हैं उनका अगर पैटर्न देखेंगे तो पैटर्न आपको वही दिखाई देगा। जैसे इस बार जो हमला हुआ उसमें चाबहार पे हमला हुआ। चाबहार एकदम जैसे अगर आप मैप पे देखेंगे, चाबहार वही जगह है जो स्ट्रेट ऑफ ओमान के आसपास है। मतलब वो वैसी जगह थी जहां ईरान में हम लोग अपना प्रोजेक्ट बना रहे थे, अपना पैसा लगा ना। हाँ जहाँ, और हमारा पूरा का पूरा जो इन्वेस्टमेंट है वो पूरी तरीके से तबाह हो गया है। ये हमारे लिए एक बुरी खबर है। वो पहले ही हमले में हो गया था। अमेरिका का जो पहला पिछला हमला हुआ था उसी में जो इंडिया का बनना है वो वॉच टावर वगैरह था और मतलब नेवल कंट्रोल सिस्टम था, वो पूरी तरीके से तबाह हो गया था। और हालांकि वहाँ पे चाइना ने भी इन्वेस्टमेंट कर रखा था, चाइना का इन्वेस्टमेंट कुछ हद तक बचा हुआ है। तो चाबहार एक जगह हो गई। बंदर अब्बास पे ऑब्वियसली हमला होना था। किस आइलैंड, आप ये ऐसे ऐसे ऊपर चलिए तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से होते हुए अगर आप जैसे देखेंगे, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में बंदर अब्बास आप देख लीजिए, फिर किस आइलैंड देख लीजिए, फिर बंदर कानगान देख लीजिए, फिर बंदर मशहर जो कि एकदम वेस्टर्न इलाका है, मतलब वेस्टर्न सिरा जो है इसका ईरान का, वहाँ पे आबदान में यहाँ पे हमले हुए। उसके अलावा बुशहर वगैरह में हमले हुए हैं क्योंकि वो स्ट्रेटजिकली इंपॉर्टेंट लोकेशन है, वहाँ पे एयरबेस है ईरान का। और दूसरी चीज़ ये है कि वहाँ पे सदर कॉम्प्लेक्स पर हमला हुआ है। बुशहर में एक ख्वारमूज करके एक जगह पड़ती है, वहाँ पे हमला हुआ है। तो इसी तरीके से जो किस आइलैंड है वहाँ पे 3 वेसल जो है अमेरिका ने कमर्शियल वेसल ईरान के हिट किए हैं जवाब में, क्योंकि ईरान ने 2 वेसल जो है यूएई के हिट किए थे। और वो बड़ी खबर बनी थी क्योंकि यूएई के 2 वेसल थे जो आबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी है एंडोक की, उसकी 2 वेसल्स हैं। एक है एमटी मंबोसा जिसमें 8 टोटल क्रू था, जिसमें से 6 क्रू जो है वो भारतीय था और 2 कहीं और दूसरी जगहों का था, और एक एमटी अल बहिया। ये 2 क्रू ऑयल टैंकर्स जो हैं इनको हिट किया गया, जिसमें से एमटी मंबोसा में जो है इंजन रूम में डायरेक्टली क्रूज मिसाइल जाके लगी है और वहाँ पे जो एक भारतीय जो मरीन है वो मतलब सिविल मरीन है जो उनकी मौत इसमें हो गई है। और इसके ऊपर जो है भारतीय सरकार ने ईरान के जो राजदूत हैं भारत में, उनको जो डिप्लोमेट्स हैं उनको तलब किया है कि भाई आपको हमने पहले भी बोला है, आपने बार बार आप जो है कमर्शियल वेसल्स पे हिट कर रहे हैं और कमर्शियल वेसल्स पे क्योंकि क्रू भारतीय है उनकी जान जा रही है और इसमें हमको नाजायज़ तरीके से अभी तक जो है 10 से 12 जो है भारतीय क्रू जो नेवल क्रू हैं वो उनको जान गंवानी पड़ी इस पूरे युद्ध में, जबकि हमारा कोई डायरेक्टली इसका लेना देना नहीं। तो ये जो है स्थिति अभी बनी हुई है। दूसरी तरफ यूएस ने ये किया है कि यूएस ने वापस से ब्लॉकेट जो लगा रखा था गल्फ ऑफ ओमान में ईरान के खिलाफ, वो ब्लॉकेट जो है वापस से शुरू कर दिया। तो स्थिति ये हुई थी कि जिस समय एमओयू नहीं हुआ था और सीज फायर हो रखा था तो उस समय स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो है वो ईरान ने बंद कर रखा था और नीचे की तरफ गल्फ ऑफ ओमान में, हमने आपको पिछले वीडियोस में भी बताया था, वहाँ पे यूएसए ने एक ब्लॉकेट लगा रखा था। तो वो ब्लॉकेट जो है यूएसए ने ख़त्म कर लिया था एमओयू होने के बाद में, इस उम्मीद में कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुल जाएगी। लेकिन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो है ईरान लगातार उसमें जो है आनाकानी कर रहा था। और ये आनाकानी सिर्फ ईरान की तरफ से ऐसा नहीं कि ये आनाकानी हो रही थी कि वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के जो है तुर्क को बहुत ज़्यादा बार चल रहा था। इसके अलावा यूएसए की तरफ से भी इस तरीके की जो है घटनाएं हुई, इस तरीके की हरकतें की गई जिसकी वजह से अविश्वास बढ़े। जैसे कि जो डिफ्रोज करना था उनको ईरानियन एसेट को, वो नहीं कर रहे थे। बहुत छोटा पोर्शन जो है $3 बिलियन यूएई ने डिफ्रोज किया। उसके अलावा जो है कहीं से भी ईरान को वापस से लिक्विडिटी नहीं मिल रही थी। ईरान पूरी तरीके से भयंकर विध्वंस है ईरान में भी ये स्थिति, उनको रीबिल्ड करना है सारी चीज़ें, तो उनको पैसों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और ईरान के पास में और कोई संसाधन, कोई वसाइल बचा नहीं है सिवाय ऑयल के। ऑयल जब तक उनका सैंक्शन है, ऑयल जब तक वो एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं तब तक उनके पास पैसा नहीं आएगा। तो ईरान भी बहुत वनरेबल सिचुएशन में है और अमेरिका ने ये देखते हुए उनके एसेट डिफ्रोज नहीं किया और इसकी वजह से जो है ईरान बहुत ज़्यादा परेशानी में। दूसरी बात यह है कि उन्होंने कुवैत में, ओमान में, इन कंट्रीज़ में लगातार जो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को देखने वाली या ओवरलुक करने वाली जो है सिचुएशन, ओवरसी करने वाली जो सिचुएशन है, वहाँ पे वैसी पोजीशंस पे अपने जो है मिलिट्री एसेट्स जो है खड़े करने धीरे धीरे शुरू कर दिए थे। और इसकी वजह से भी ईरान बहुत चिंतित था कि कहीं जो हमारे ये अकेला लेवरेज है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, ये भी हमारे हाथ से नहीं निकल जाए। तो अविश्वास की स्थिति दोनों तरफ से है। जो आप जिन कंट्रीज का नाम ले रहे हैं, कुवैत हो गया या जो मिडिल ईस्ट की तमाम जो कंट्रीज हैं, यूएई हो गया,
इनमें क्या माहौल है, ये क्या बोल रहे हैं अब, ये जो वापस से युद्ध शुरू हो गया है? देखिए, इसमें क्या है कि अंसारुल्लाह ने आज पहली बार जो है ये जो सऊदी अरेबिया का किंग खालिद एयरबेस है उसके ऊपर हमला किया। और ऐसा आप समझिए कि यमन जो है वहाँ पे दो प्रॉक्सीज लड़ रही हैं। एक प्रॉक्सी को समर्थन है सऊदी अरेबिया का और एक प्रॉक्सीज को समर्थन है जो हूतीज़ हैं या जिनको अंसारुल्लाह कहा जाता है उनको समर्थन है ईरान का। और वहाँ पे भी दो कम्युनल लाइन पे ही दोनों जो है यमन का बंटवारा हो रखा है। एक साइड जो है आपको सुन्नी मिलेंगे, दूसरी साइड आपको शिया मिलेंगे। तो अंसारुल्लाह शिया संगठन है और उसने जो है मिसाइल अटैक किया था सऊदी अरेबिया के किंग खालिद एयरबेस के ऊपर। उसके बाद में जवाब में सऊदी अरेबिया की जो एयरफोर्स है उन्होंने जाके यमन में जो हूतीज़ के कब्जे वाला इलाका है उसमें जो है एयर स्ट्राइक की। तो एक तरीके से सऊदी अरेबिया भी उस पूरे के पूरे में युद्ध में हमको घिसटता हुआ दिखाई दे रहा है। दूसरी चीज़ ये है कि बहरीन की तरफ से जो है, बहरीन से जो है बाकायदा ईरान के ऊपर मिसाइल दागी गई हैं। इसका भी विजुअल कंफर्मेशन है। बड़ा खतरनाक संकेत है भाई, अगर सऊदी भी शामिल हो रहा है, बहरीन भी हो रहा है तो लेकिन ये हालांकि ये डायरेक्टली जो है ईरान के खिलाफ जो है, आप ये देखिए इस पूरे युद्ध में इजराइल कहीं नहीं है। इजराइल अभी फिलहाल उसके ऑपरेशन चल रहे हैं गाजा में और साउथ लेबनान में। वो ये चाह रहे हैं कि ये पूरी जो घटाघोप की स्थिति है, जो एक तरीके की तनातनी की स्थिति अमेरिका और ईरान के बीच में खड़ी हो गई है, वैसी स्थिति में हम जो है हमारा जो लेबनान में काम बचा हुआ है या गाजा में जो काम बचा हुआ है उसको हम निपटा लें। हाँ, तो इजराइल पूरी तरीके से खुश है। हाँ, तो वो लगातार जो है अपने मिलिट्री ऑब्जेक्टिव जो है अचीव करने में लगा हुआ है। जैसे कि आज जो है उन्होंने गाजा में एक जगह पड़ती है जबालिया, और जबालिया टाउन के जो पुलिस चीफ है जो कि हमास से संबंधित है उसको जो है आज मार गिरा है एक एयर स्ट्राइक में। हाँ, अभी 4 घंटे पहले की बात है ये। और इसके अलावा मतलब आप ये देखिए कि पूरा पैटर्न जो है अमेरिका के हमलों का वो ये है कि फारस की खाड़ी में जो लगा हुआ इलाका है ईरान का उसको खास तौर पे इसलिए निशाना बनाया जा रहा है ताकि वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे अपना डोमिनेंस कायम कर पाए। और लगातार जो है ईरान का इसके ऊपर रिटेलिएशन आ रहा है। कुल मिला के जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा था वो यही था कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज अभी जो है सबसे बड़ा फ्रंटलाइन बना हुआ है। अमेरिका इस जिद में बैठा हुआ है या ये इस कोशिश में बैठा हुआ है या उनका अकेला जो है फेस सेविंग ये है कि वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में फ्री नेविगेशन शुरू करवा पाए। और दूसरी तरफ ईरान को ये समझ में आ रहा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ही उसका अकेला जो है तुरप का इक्का है जिसको वो खो नहीं सकते किसी भी हालत में इस बाजी में, जब तक ये बाजी कंक्लूड ना हो जाए। और ये गतिरोध अभी फिलहाल है जो कि किसी से भी सुलझाया नहीं जा रहा है। कल जो डोनाल्ड ट्रंप ने अपने राष्ट्र के नाम संबोधन में उन्होंने बाकायदा ये बात कही कि हम अब जो हैं हम 3 दिन से लगातार इनके ऊपर स्ट्राइक कर रहे हैं और ये स्ट्राइक लगातार जारी रहेंगी और ईरानी अब हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते, उनकी कोई हैसियत नहीं हमारा कुछ हो नुकसान पहुंचा पाए। अच्छा, कल ईरान की तरफ से जवाबी हमले भी हुए जिसमें आपको बताया कि यूएई के 2 कमर्शियल वेसल्स जो हैं ऑयल टैंकर हैं उनको मार गिराया गया। इसके अलावा ईरान ने कई जगहों पे जो है जवाबी हमले किए जिसमें ज़्यादातर उनकी मिसाइलें, क्योंकि मिसाइल का बैराज उस किस्म का नहीं था, नंबर्स उतने बड़े नहीं थे, 2-2, 3-3 मिसाइल छोड़ी जा रही थी, वो आराम से इंटरसेप्ट हो गई थी, उसमें कोई बड़ा नुकसान जो है नहीं हुआ है। एक जो है कंफर्म हिट की हमारे पास में जो खबर है वो किंग खालिद एयरबेस की है जो कि अंसारुल्लाह ने हिट किया है, ना कि ईरान ने हिट किया है। तो ये अभी का वॉर अपडेट इस सिलसिले में हमारे पास है। तो ये वॉर अपडेट है और जो मुख्य बात है वो ये है कि दोनों ही पक्षों में, चाहे वो यूएस का पक्ष हो चाहे वो ईरान का पक्ष हो, दोनों ही पक्षों में भयानक अविश्वास है। दोनों एक दूसरे पर भरोसा करने को तैयार नहीं है और जो मुख्य जो लड़ाई का केंद्र बन गया है वो हॉर्मुज स्ट्रेट बन गया है और जिसकी वजह से जाहिर सी बात है कि पूरी दुनिया प्रभावित होगी अगर वहाँ पर फ्री नेविगेशन जो तेल का इम्पोर्ट एक्सपोर्ट शुरू हो गया था अअगर वो फिर से चोक होता है। अभी तो चल रहा है मुझे लगता है नहीं अभी चोक पूरी तरीके से चोक हो रखा है और उसी के चक्कर में क्रूड ऑयल के प्राइसेस जो हैं 6% बढ़ गए। अभी 83-84 के पास में मैंने कल देखा था, आज आया शायद 86-87 जो ब्रेंट क्रूड ऑयल है वो 86-87 के आसपास ट्रेड कर रहा है। ये अच्छे संकेत नहीं है पूरी दुनिया के लिए भी, भारत के लिए भी। बाकी युद्ध तो जाहिर सी बात है कि वो शांत होना है, उन दो पक्ष के बीच ही जब बातचीत हो पाएगी। यूएस और ईरान के बीच नजर हमारी बनी हुई है, जो भी अपडेट्स हैं वो आप तक पहुंचाते रहेंगे और उम्मीद करेंगे कि जल्द जो अंत फिलहाल नजर नहीं आता है वो अंत आए। उसी में सबकी भलाई है, पूरी दुनिया की भलाई है। देखते हैं क्या होता है। बाकी आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बाकी कुछ आपको लगता है हमें और बताना चाहिए, कोई फीडबैक हो तो भी बताइएगा। मेरे साथी विनय सुल्तान जिन्होंने बड़ी शानदार डॉक्यूमेंट्री बनाई अभी मणिपुर में जाकर और उसको आप लोगों को प्रेम भी दिया, खूब लोगों तक पहुंचाया भी। अगर आपने नहीं देखा अभी तक तो उसको देखें और अपने दोस्तों को भी दिखाएं, शेयर भी करें और उसके बारे में कोई फीडबैक हो तो जरूर दें। देखते रहिए न्यूज़ पिंच। शुक्रिया।